Hello दोस्तों, welcome to the fourth video in the series of this pelvic inflammatory disease. In this video I am going to wind this topic off, and we have discussed almost all the things about pelvic inflammatory disease, what is acute, what is subacute, what is chronic, and how to identify this pelvic inflammatory disease. The most important thing, because डायग्नोसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जब आप किसी चीज को, किसी बीमारी को डायग्नोज करेंगे तभी आप उसको ट्रीट करेंगे. सो दिस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, क्योंकि हमने इसमें देखा है इट हैज गॉट बहुत लंबे सीक्वेले इसमें अच्छे खासे होते हैं. क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है, बिकॉज इनफर्टिलिटी हो सकती है. तो इन केसेस इस चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टेंट. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउ टू be very vigilant while diagnosing. कोई भी woman in her reproductive age group, if she is coming to you, whether she is sexually active or not as per herself, and she comes to you with the history of, with the complaint of either vaginal discharge or urinary symptoms, आप उसको माइल्ड PID मान के ही ट्रीट करिएगा, ताकि उसके जो लेट सिक्वेले हैं वो उसमें कम से कम हों. Moderate to severe cases, they are easy to diagnose, but fortunately they are less in number. ये अच्छी बात है, क्योंकि उनके ज्यादा सीक्वेले होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं. तो मॉडरेट एंड सीवियर फॉर्म उस बीमारी का आपको कम देखने को मिलता है, और माइल्ड फॉर्म ज्यादा मिलता है, जो मिस हो सकता है. तो क्यों मिस नहीं आपने होने देना है? जिसको भी आपको वल्वो वेजाइनल या यूरिनरी सिम्टम आपको आ रहे हैं, यू कंसिडर द वुमेन एज केस ऑफ PID. तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो हमें कीमोथेरेपी देखनी है. इन केस माइल्ड आपको लग रहा है, आप किस में ट्रीट करेंगे? उसको OPD बेसिस पे ट्रीट करेंगे एट होम. आपको मॉडरेट या सीवियर डिसीज लग रही है, आप उसको एडमिट करेंगे. एडमिशन का जो 2 कारण है मैंने आपको बताए थे. फर्स्ट टू आइडेंटिफाई, आपको रूल आउट करने हैं अदर कॉजेज, एंड टू एसेस कि वो कितनी सीवियर है, एंड टू इनिशिएट द कीमोथेरेपी also, antibacterial chemotherapy. So what are the drugs that are used? Tetracycline, it is 500 milligram QID or 6 hourly. Erythromycin, same 500 milligram QID or 6 hourly. Doxycycline 100 milligram BD डोजिंग होती है इसकी. क्लिंडामाइसिन की जो है it is 450 milligram, and this is also QID 4 times a day, 6 hourly. And gentamicin, it is 80 milligram 8 hourly. gentamicin आप स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलवेज एसेस हर KFT. अगर आप gentamicin दे रहे हैं तो KFT उसका रूटीनली कराना ना भूलें. सो दीज मेडिसिन दे आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड. हमें मल्टीपल कीमोथेरेपी, इसमें एंटीबैक्टीरियल कीमोथेरेपी देनी पड़ती है. दिस आल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, क्योंकि बिकॉज ये जो यहाँ पे कमेंसल बहुत है, और जब उनको अच्छा मीडियम मिलता है, जब यहाँ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो हैं बॉडी के, जब वो कम होते हैं, तो दे स्टार्ट ग्रोइंग, एंड वहां पे आपका पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से केवल एक कीमोथेरेप्यूटिक जो आपका एंटीमाइक्रोबियल कीमोथेरेपी है, एक एजेंट आपका सब पे भारी नहीं पड़ता है. इसलिए हमें कम से कम 2 या 3 भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं. तो व्हाट आर द वेरियस एंटीबायोटिक रेजीम्स दैट कैन बी यूज्ड, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाट इज द ग्रीन टॉप गाइडलाइंस ऑफ RCOG फॉर, स्पेशली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स. You can be asked about this, and this you can also be asked about in your MCQ, either in your FMGE or also in your NEET PG. तो सबसे पहले सिफॉक्सिटिन 2 ग्राम इंट्रावेनसली दिया जाता है 6 आवरली, प्लस डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम IV 12 आवरली. एंड ये जो आपके इंट्रावेनस, जब सीवियर केस आपके पास एडमिट हो रहा है, देन यू हैव टू एडमिनिस्टर इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स. ऑल्सो यू हैव टू एसेस द सिवियरिटी, सो दैट आप देख सकें कि आने वाले समय में जो आपकी मेडिसिन है, दे आर एक्टिंग एज पर रिक्वायरमेंट, और इट इज फेलिंग द, जो आपके जो एब्सेस है, अगर वो साइज कम नहीं हो रहा है, अगर उसकी क्लिनिकल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है,
तब क्योंकि आपको आगे के स्टेप लेने पड़ेंगे, नेक्स्ट सीडी पे आपको ट्रीटमेंट मोडालिटी के चढ़ना पड़ेगा, विच इज मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द वुमेन। तो वो कंडीशन ऑफ द वुमेन एसेस करने के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन करा लिए हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब इस वीडियो में जो हम मेनली आपका जो मेडिसिन हैं जो यूज होती हैं। नाउ सेकंड थिंग, अगर आपको सस्पेक्टेड है क्लिंडामाइसिन, जिसका हमें सभी में सस्पेक्ट करना चाहिए, क्यों? आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू क्लिंडामाइसिन एजिथ्रोमाइसिन जो हम यूज करते हैं वो क्लेमाइडिया के लिए यूज करते हैं, और क्लेमाइडिया का मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस इज आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली बिकॉज of its clinical importance, and as it has got clinical importance, it will be definitely asked to any of you in your exam, either in the form of MCQ or in viva question. क्लेमाइडिया का इम्पोर्टेंस पीआईडी में ये है कि इसके सिम्टम्स मिनिमल होते हैं एंड इसका जो आपका डैमेज है वो बाकी के कंपैरिजन में मैक्सिमम होता है। तो इसलिए हमें क्लेमाइडिया को टारगेट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन जरूर देनी चाहिए। 500 मिलीग्राम आईवी हम उसको जब इंट्रावेनस स्टार्ट करते हैं तो 6 आवरली देते हैं, और हमें ये जो उसका प्रोग्रेस है वो कितने टाइम में एसेस करना है। सेम प्रिंसिपल जो बाकी सब इन्फेक्टिव डिसीजेज में करते हैं, इट इज 48 to 72 आवर्स वी हैव टू एसेस कि इसका कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, फीवर सेटल हो रहा है नहीं हो रहा, पेन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो उसका गार्डिंग रिजिडिटी है वो सेटल हो रही है कि नहीं हो रही है। जब आपने इसको इनिशियली अल्ट्रासाउंड किया है तो जो आपकी उसकी डायमेंशन है पस कलेक्शन की वो बाद में आपकी कम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दिस ऑल यू हैव टू एसेस विद इन 48 आवर्स टू 72 आवर्स। अगर 72 आवर्स तक भी आपको कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा है, देन आप सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। सो एजिथ्रोमाइसिन स्टार्टेड, देन ओफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम 12 आवरली प्लस सिफोटिटेन 2 ग्राम आईवी, ये भी 12 आवरली दिया जाता है। ठीक है, 48 आवर्स जब आपका मान लीजिए आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करी, सपोज इसको स्टार्ट करने के 24 आवर्स के बाद आपका फीवर गायब हो गया, पेशेंट नाउ इज अफेब्राइल, the woman is now afebrile after suppose 24 hours of initiating the treatment. अब आपको ये एंटीबायोटिक उसको इंट्रावेनस कब तक देनी है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इट इज हर एक उसमें आप पढ़ेंगे हर जगह, ये एक कॉमन प्रिंसिपल है। आफ्टर शी बिकम्स अफेब्राइल स्टिल 48 आवर्स यू हैव टू गिव IV antibiotic to her. This is very basic thing. फीवर खत्म हो गया, मरीज बोलेगा अब मैं घर जा रहा हूँ, so you have to tell the patient that अगर आपने अभी हमने अगर दोबारा आगे की नहीं चढ़ाई है, केवल ओरली हमने दी है, आपको दोबारा से ये फ्लेयर अप हो सकता है, तो इट इज बेटर टू गिव more 48 hours, and when you are now febrile till 48 hours then we will discharge you. सो मिनिमम आपको 3 डेज का एडमिशन उसका करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। उससे पहले अगर आप उसको छोड़ रहे हैं, कई बार इन क्लिनिकल प्रैक्टिस वो नहीं रुकते हैं, देन इन दैट केस यू राइट लामा और गोइंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, बिकॉज अपने आप को आपको लीगली भी बचा के रखना है ना। कल को कोई लीगल इम्प्लीकेशन ना हो, वो जबरदस्ती चले गए, एफेब्राइल हो गए, जबरदस्ती चले गए, दोबारा हो गया, वहां पे जाके उसका एब्सेस बस्ट हो गया एंड शी डाइज। सो व्हाट हैपेंस, ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर आएगा कि आपने उसे जाने क्यों दिया। वो कितना ही इंसिस्ट करे, कितना ही वो कहे कि मैं इसे दवाई दूंगा या मैं अपने घर पे उसको आईवी लगाऊंगा, आप उसके डिस्चार्ज कार्ड पे जरूर मेंशन करें कि शी इज गोइंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ओके, नाउ लिवोफ्लॉक्सासिन इज ऑल्सो वन ऑफ द एजेंट। अगर ओफ्लॉक्सासिन है तो लिवोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम BD फॉर 14 डेज कैन बी गिवन with or without metronidazole. It is better to add metronidazole because of the polymicrobial nature of the infection. Now clindamycin, when you have to give it 900 milligram intravenously every 8 hourly along with gentamicin. This you can give, और जब आप उसको डिस्चार्ज करेंगे तो आप you can give doxycycline orally for 14 days. डिस्चार्ज होने के बाद में भी। और क्लिंडामाइसिन की ओरल डोज हो जाती है, मैंने अभी बताया था आपको 450 मिलीग्राम
ओरली QID 6 आवरली, है ना। BD डोजिंग किसकी होती है? BD डोजिंग होती है आपकी डॉक्सीसाइक्लिन की एंड मेट्रोनिडाजोल की। बाकी यूजुअली टेट्रासाइक्लिन की, इरिथ्रोमाइसिन की, क्लिंडामाइसिन की, इन सब की आपकी 6 आवरली डोजिंग होती है और एजिथ्रोमाइसिन की आपकी OD डोजिंग होती है। अब ग्रीन टॉप जो RCOG गाइडलाइंस हैं उसका आपको क्या वो क्या रिकमेंड करता है इन माइल्ड केस ऑल्सो। माइल्ड केस में आप उसे क्या देंगे? आप उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन स्टैट देंगे। 1 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ सेफ्ट्रिएक्सोन 250 मिलीग्राम स्टैट फॉलोड बाय डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD अलॉन्ग विथ मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम BD फॉर 14 डेज। ग्रीन टॉप गाइडलाइन क्या कहता है? वो ये कहता है। या आप उसको एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, उसका जो डोज है दैट इज 1 ग्राम पर वीक फॉर 2 वीक्स। एजिथ्रोमाइसिन भी आपको उसको 2 हफ्ते के लिए देनी है, बट कंटिन्यूअस 2 वीक्स के लिए नहीं देनी होती है। एजिथ्रोमाइसिन में यू कैन गिव 3 डेज 500 मिलीग्राम OD 3 डेज, देन ब्रेक ऑफ 4 डेज एंड देन अगेन फॉर 3 डेज। प्लेसेंट्रेक्स का रोल आप it may have a role not proven, so Placentrex is also given intramuscularly on alternate day। जो आपके ओल्डर जनरेशन के गायनेकोलॉजिस्ट हैं दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस Placentrex, बट वी डू नॉट हैव मच sufficient data to include this as the treatment modality, so you can add, you may avoid also। Now what thing you should not miss? If someone is coming with the PID, that means her partner is also probably infected, so partner की screening for the sexually transmitted disease has to be done। Why? This will, एक तो आपको STD identify होगी, second you will also avoid the recurrence because now she is more prone for developing PID again। अगर आपने उसके पार्टनर की ट्रीटमेंट मिस कर दी है, वहां आपने डायग्नोसिस मिस कर दिया है, देन उसको थोड़े समय बाद फिर से हो जाएगा एंड शी विल बी रिकरेंट PID। सो दिस इज अबाउट द कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स दैट आर यूज्ड। नाउ वन थिंग, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जब हम इसमें करते हैं तो उसके क्या इंडिकेशन है? पहला इंडिकेशन, पेशेंट एडमिट है, उसका जो एब्डोमिनल एब्सेस है वो इट इज डायमेंशन इज मोर देन 10 सेंटीमीटर। इन दैट केस you will not only start with chemotherapy but you will also try to drain this abscess। दूसरा, abscess fails to respond to the treatment। हमने अभी देखा आफ्टर 48 to 72 आवर्स हम रीएसेस करते हैं बट एब्सेस का साइज कम नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है, इन दैट केस ऑल्सो हम उसको मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करेंगे। या आपकी जो छोटी सी भी अगर एब्सेस है वो उस ड्यूरेशन में रप्चर हो जाती है तब हम उसको ओपन करेंगे, या उसमें ऑलरेडी जब वो एडमिट हुई है तब वो ऑलरेडी रप्चर्ड है या फिर ऑलरेडी पायोपेरिटोनियम उसका डेवलप हुआ है। अब उसमें क्या है, यू कैन डू लेप्रोस्कोपी और यू कैन डू कॉल्पोटोमी डिपेंडिंग कि कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आपके पास में लेप्रोस्कोपी की फैसिलिटी नहीं है तो लेप्रोटोमी इज द ऑप्शन एंड draining, then also don't forget to put the drain is important। drain इसमें छोड़ना important होता है। एज अंडर ग्रेजुएट आपको पता होना चाहिए, जब आपको देखना है कि अंदर कितना कलेक्शन दोबारा बन रहा है तो उसके लिए हमें वहां पे ड्रेन हमेशा छोड़ना होता है। तो कुछ सर्जरीज में प्लेसिंग द ड्रेन इज इम्पोर्टेंट। और एक होता है परक्यूटेनियस एब्सेस ड्रेनेज, उसमें हम ओपन नहीं करेंगे बट केवल हम अल्ट्रासाउंड या MRI की गाइडेंस में परक्यूटेनियस एब्सेस ड्रेनेज करेंगे। उसके इट हैज टू बी डन इन हैंड्स, दोज आर एक्सपीरियंस्ड हैंड्स के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके जो आसपास के ऑर्गन है, ब्लैडर है, बाउल है, उनकी इंजरी के अदरवाइज चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, नाउ प्रोग्नोसिस। बोयर एंड मीजल सिस्टम जो है इट डिफाइंस द प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन। कैसे हमें प्रोग्नोसिस पता चलेगी? सबसे पहली बात तो एक्सटेंट ऑफ एडिशन कितना है, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एडिशन है उतना उसका पुअरर प्रोग्नोसिस है। फिर जो एडिशन है वो किस प्रकार के हैं, इफ दे आर फ्लिम्सी, हल्के हल्के से हैं तो ठीक है, उसका प्रोग्नोसिस उतना पुअर नहीं होता है, बट इफ दे आर डेंस एडिशन तो प्रोग्नोसिस इज बैड।
नाउ साइज ऑफ हाइड्रोसल्फिंग्स कितना है, अभी हमने देखा था जैसे 10 सेंटीमीटर से ज्यादा का है तो पुअरर आएगा क्योंकि हमें ऑपरेट करना पड़ता है, छोटा है तो इट हैज अ लेसर इम्प्लीकेशन। द मैक्रोस्कोपिक कंडीशन ऑफ हाइड्रोसल्फिंग्स, अगर वो आपका कहीं अटैच नहीं है, उसमें कोई एडिशन नहीं है तो इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अगर वो आपका पूरा सब तरफ से एडेरेंट है तो इट विल बी मोर प्रोग्नोस्टिकली पुअर। एंड थिकनेस ऑफ द ट्यूब वॉल, एंड रिजल्ट क्या होता है, although PID fortunately because of the chemotherapeutic antimicrobial chemotherapeutic agent, mortality due to PID is now far less only in neglected cases, जो कि आपके किसी मेडिकल केयर प्रोवाइडर हेल्थ केयर प्रोवाइडर तक आते ही नहीं है, उसमें आपको जरूर मोर्टेलिटी हो सकती है, अदरवाइज मोर्टेलिटी इज वेरी निल बट मॉर्बिडिटी इज वेरी हाई। लॉन्ग टर्म सिक्वेले इसमें क्रॉनिक पेल्विक पेन होता है, देन इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी जिनमें होती है वो जब कंसीव करते हैं तो 8% केसेस दे हैव एक्टोपिक। Infertility occurs in 15% cases. Chronic pelvic pain it occurs in around 20 to 25% of the cases. तो आप ये देखिए कि कितना अच्छा बड़ा परसेंटेज है जिसमें ये लॉन्ग टर्म सिक्वेले इसमें पाए जाते हैं। प्रोफाइलैक्सिस कैसे करेंगे, इट इज वेरी इजी। इन्फेक्शन है तो आप जहां तक हो एसेप्टिक मेजर्स लीजिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। सबसे पहला तो हॉस्पिटल डिलीवरी, आपकी जब हम हॉस्पिटल डिलीवरी होती है किसी महिला की तो वहां पे आपके सारे प्रिकॉशंस सेप्टिक प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो जो और अगर ब्लड लॉस है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, अगर वहां पे कोई इंजरी है तो उसमें उसको एंटीबायोटिक इनिशियली ही स्टार्ट कर दी जाती है, उसको रिपेयर इजी हो जाता है। उसका कोई रिटेन प्रोडक्ट अगर है तो वो तभी के तभी उसको निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से जब वो हॉस्पिटल डिलीवरी अंडर हो रही है तो उसमें उसका जो चांसेस ऑफ डेवलपिंग पीआईडी इन केसेस ऑफ पोस्ट डिलीवरी वो आपके कम से कम होते हैं। जो अबॉर्शन होता है वो भी आपका सेफ अबॉर्शन होना चाहिए। इंड्यूस्ड अबॉर्शन अगर आप हो रहा है तो सेफ अबॉर्शन होना चाहिए। और जो कॉजेज हम हॉस्पिटल डिलीवरी की वजह से अवॉइड कर रहे हैं पीआईडी को, सेम अप्लाइज टू द सेफ एंड इंड्यूस्ड अबॉर्शन। उसमें वही है, अगर आपका रिटेन प्रोडक्ट रह जाएगा इट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड टेकन केयर ऑफ एंड ऑल द एसेप्टिक प्रिकॉशंस आर ऑलवेज फॉलोड। कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस फॉर, कौन कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन हमने पहले देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपका बैरियर मेथड प्रिवेंट करता है, दूसरा जो आपकी मिनी पिल है क्योंकि वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती है तो एसेंट को अवॉइड करती है। तीसरा, अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है देन गो फॉर ट्यूबेक्टोमी, तो उससे भी आपका पीआईडी के चांसेस कम होते हैं। तो दीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट pelvic inflammatory disease, and this can be asked in your exam. You may be asked, especially for postgraduates, you may be asked which contraceptive method will give prevention against PID, और आप केवल एग्जाम्पल आंसर देंगे कि बैरियर मेथड, और एंड यू आर फॉरगेटिंग दिस मिनी पिल एंड दिस ट्यूबेक्टोमी। तो एज ए पोस्ट ग्रेजुएट यू आर सपोज टू गिव ऑल द थ्री आंसर्स की, एक तो बैरियर मेथड अलॉन्ग विद मिनी पिल एंड ऑल्सो दिस ट्यूबेक्टोमी, इट ऑल्सो हैज गॉट अ रोल। देन सेक्स एजुकेशन, उसको आपको स्कूल में सेक्स एजुकेशन को अच्छे से शामिल करना चाहिए। यू शुड टेल द वुमेन अबाउट hygienic practices and about the use of this barrier method of contraception whenever required. This will not give protection against PID but other various STDs and also protection against this HIV, deadly HIV virus. Now female condom, which is called FemShield, is newer thing. It covers the whole of the perineum and avoids all contact or any kind of contact. So it has got a better advantage over male condom, so female condom, or it is also called FemShield. So एक्टिनोमाइकोसिस के बारे में हम छोटा सा करेंगे, हमने पहले भी बताया आपको। एक्टिनोमाइकोसिस, इफ यू आर सस्पेक्टिंग पीआईडी इन अ वुमेन जिसमें कॉपर टी ऑलरेडी लगी हुई है, नेवर फॉरगेट दिस एक्टिनोमाइकोसिस। इसका कल्चर वगैरह डिफिकल्ट है। ऑन एग्जामिनेशन, ऑन पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन आपको येलो येलो सर्फल ग्रेन्यूल जैसे नजर आएंगे सर्विक्स में से निकलते हुए, डेड श्योर यू आर, बेटर यू सेंड देम फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन।
एंड देन यू हैव टू स्टार्ट द लॉन्ग टर्म कीमोथेरेपी. इसमें लंबी चलती है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट कंटिन्यूज फॉर अप टू 3 to 12 months टुगेदर. सो दिस इज ऑल अबाउट pelvic inflammatory disease. I have tried to cover all the topic in detail. इसमें से आपको अगर कोई डाउट है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, पूछिए, हम आपको रिस्पॉन्ड देंगे. कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप पहले वीडियो चाहते हो आप उसका भी सजेशन दे सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगले वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें. और अगर आपको पसंद है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करिएगा. थैंक यू.